ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं अली अब्बास चैनल विन की जानिब से एक बार फिर कामयाबी के रास्ते के उन्वान से होने वाले हमारे इन एपिसोड्स की सीरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि अक्सर मैं ये कुरान मजीद की आयत आपके सामने पढ़ता रहता हूँ इस उन्वान के तहत ख़ास तौर से कि अल्लाह फरमा रहा है कि इंसानों के लिए कुछ नहीं है सिवाय उनके लिए कि जो कोशिश करें। लिहाजा हमें ये समझ में आता है कि कोशिश करने वालों के लिए बहुत कुछ इस दुनिया में रखा गया है, चाहे वो नेकी के हवाले से हो या फिर हम इस पूरे ग्लोबल सिस्टम को देखें तो हमें नज़र आता है कि जो कोई भी कोशिश करता है उसको कुछ ना कुछ मिलता है। लेकिन इस कोशिश के लिए एक दीवार है जिसको पार करना पड़ता है, जिसको अबूर करना पड़ता है, और वो दीवार है कंपटीशन की दीवार। हम देखेंगे कि इंसान किसी भी ओहदे पे पहुंचना चाहता है, किसी अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहता है, ख़ास तौर से अगर इंडिया की बात की जाए या इंडिया के बाहर कुछ अच्छे ममालिक की बात की जाए जहाँ बहुत अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, या इसके अलावा किसी जॉब के हवाले से कोशिश करना चाहता है। इन तमाम मैदानों में हम देखते हैं, इन तमाम फील्ड्स में हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं और लोग लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में शिरकत करते हैं। और जाहिर सी बात है कि जिसकी मेहनत सबसे ज़्यादा होती है उसको उसका रंग भी वैसे ही मिलता है, उसका नतीजा भी वैसे ही मिलता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये पहले जानें कि जिस कंपटीशन एग्ज़ाम में हम जा रहे हैं वो है कैसा, उस कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तैयारी कैसी करनी चाहिए। ख़ास तौर से अगर हम आज कामयाबी के रास्ते के उन्वान से होने वाले इन एपिसोड्स की बात करें तो हम ख़ास तौर से यहाँ पे जॉब ओरिएंटेड तैयारियाँ और एजुकेशन ओरिएंटेड तैयारियाँ जो होती हैं उसके बारे में गुफ्तगू करते हैं और इसी फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुला के सवालात करते हैं। आज का हमारा उन्वान ख़ास तौर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में है, लिहाजा हम इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए अपने मेहमान का इस्तकबाल करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर आगा परवेज़ मसीह साहब। आइए आपकी खिदमत में चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में मेरा सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप हमें वक्त देते रहते हैं इस तरह के मौज़ूआत पे। नहीं, इतना अच्छा प्रोग्राम है जो विन चैनल और आप लोग की टीम कर रही है, और इस पैगाम को जितने भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ प्रोग्राम्स हैं, जितने भी पैगाम हैं, वो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचने चाहिए। सही, ताकि उनको मुस्तक़बिल जो है रोशन हो पाए। सही। अच्छा सर, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है और इस पॉपुलेशन के मातहत भी बहुत सारे टैलेंट एक्विजिशन एग्जामिनेशंस होते हैं। इसमें ये भी देखा जाता है कि कौन इंसान कितना काबिल है। लेकिन हम देखते हैं कि जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं लोगों को, चाहे जॉब से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, ख़ास तौर से अगर हम जॉब की ही बात करें, गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड, या फिर हम किसी बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। तो क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, क्या चीज़ें हैं कि जिसको पहले हमें जहन में रखना चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के मैदान में उतरने से पहले? देखिए, पहले तो हम लोगों को अपना जो है वो कैरियर गोल सेटल रखना चाहिए कि हमको किस तरफ जाना है। सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी तो यही है। और जो भी बच्चे कैरियर ओरिएंटेड हैं तो उन लोग को थोड़ा सा जो है वो जल्दी अपनी चीज़ें तय करनी है। जल्दी तय करने का मतलब क्या है कि जब वो 9, 10, 11, 12 में आएँ तो वो रेगुलर कैरियर काउंसलिंग के सेशंस अटेंड करते रहें। अब तमाम इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं कि जिनके कैरियर काउंसलिंग सेशन अवेलेबल हैं और बहुत सारी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जिससे वो अपना कैरियर इंक्लाइनेशन चेक कर सकते हैं। उनके लिए उनकी पर्सनालिटी को कौन कौन से कैरियर प्रेफर्ड करेंगे, इन सब को कहते हैं वो डिटेक्ट कर सकते हैं। जब वो उसको चूज़ कर लें, अपना गोल सेटिंग कर लें, तो जितनी भी अर्ली गोल सेटिंग होगी उतना अच्छा फ़ायदा रहेगा। अच्छा। जब उनकी गोल सेटिंग हो जाए तब वो उस डायरेक्शन के अंदर फर्दर एक जो है एक्सपर्ट्स के पास पहुंच के अपना राय तय करें। अब कुछ चीज़ें इस दौरान में, जैसे कंपटीशन है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं जी। ये तो मान लीजिए कि अगर जिसे हिंदी के अंदर कहा जाता है ना कि संघर्षी जीवन है जी। तो अगर जीवन है, ज़िंदगी है, तो जद्दोजहद भी है, संघर्ष भी है, कंपटीशन भी है, बस उसकी फॉर्म्स अलग अलग होती रहती हैं। सही। आप ये ना सोचिए कि यहाँ के ऊपर अगर कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उसके बच्चे की ज़िंदगी में कोई कंपटीशन नहीं है। उसकी ज़िंदगी में भी कंपटीशन है। अगर एक कोई आपसे नीचे है तो उसकी ज़िंदगी में भी कंपटीशन है। कंपटीशन सबकी ज़िंदगी में है, जद्दोजहद सबकी ज़िंदगी में, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। अब अगर हम नौकरी के कंपटीशन की बात करें तो इसके अंदर एक गौर करने वाली बात है जो अच्छी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए,
कि बैठते तो उसके अंदर लाखों लोग हैं जी, लेकिन जो सीरियस हैं वो हज़ारों में होते हैं। आप गिनती ये ना देखिए कि उसके अंदर 9 लाख बैठ रहे हैं कि 20 लाख बैठ रहे हैं, आप ये देखिए कि उसके अंदर सीरियस प्रिपरेटर्स कौन हैं, इन्होंने पूरी तरह से प्रिपरेशन करी। तब आप ये देखेंगे कि हार्डली जो है उसमें प्रिपरेशन वाले जो हैं वो एक 25 से 45% तक ही हैं। 45 में थोड़ा ज़्यादा कह दिया, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 25% ही सीरियस होते हैं उसमें। अगर आप हाई स्कूल में अपना अर्ली गोल सेट कर रहे हैं तो आप एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के ऊपर कमांड रखिए अपना, ये आपको आगे आने वाले कंपटीशन के अंदर बहुत मदद देगी, ठीक है। या फिर अगर मान लीजिए आप कोई बड़ा कंपटीशन देख रहे हैं जिसके अंदर आप सिविल सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं, तो आप जैसे ही 12th में आए तो उसके जो जनरल आस्पेक्ट है, जनरल स्टडीज़ है, उसके ऊपर प्लस जो एप्टीट्यूड का टेस्ट है उसकी तैयारी करते रहें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप ग्रेजुएशन में आएंगे तो आपको सिर्फ सब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से आपके पास अच्छी सी तैयार होंगी। और NCERT की बुक, अच्छी बुक को कंसल्ट करें, NCERT की बुक पे ही कंसल्ट करें। और एक और भी ख़ास बात यह है जी, वो ये है कि अब बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हो रही हैं, तो जितने भी लोग, जितने भी स्टूडेंट्स हमारी बात सुन रहे हैं उसको ध्यान रखें कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। सही, कोई भी आदमी या कोई भी ज़मीन पर इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि जो बदलाव को रोक पाए। हमारे पास क्या कहते हैं, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम उस चेंज को अडॉप्ट कर लें और अपने आप को उसके हिसाब से स्किल कर लें, ग्रो कर लें। तो बहुत सारे क्या कहते हैं प्राइवेट सेक्टर्स भी ऐसे हैं कि जो बहुत गवर्नमेंट जॉब की तरह ही हैं। तो उन प्राइवेट सेक्टर्स को भी अच्छी तरह से देखें और उनको एनालाइज करें, उससे जो है वो जल्दी अच्छी जॉब पे भी आ सकते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर समराइज़ करें तो आपने सबसे पहला पॉइंट, जो अहम पॉइंट है, वो यही बताया कि हमें जिस भी फील्ड में जाना है उसकी तैयारी हम बहुत पहले से शुरू करें, गोल सेट कर लिया जी, और उसके बाद फिर हम किसी करियर काउंसलर से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से जो करियर काउंसलिंग करती हो लगातार उससे रब्ता करें, ताकि हमें इस चीज़ का डिसाइड करने में कि हमें जाना कहाँ है और कैसे जाना है ये क्लियर हो जाए। अच्छा, इस चीज़ से रिलेटेड फिर एक जहन में सवाल आता है, जैसा आपने कहा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमें लगता है जवानों को, ख़ास तौर से जो यूथ है, उसको इस चीज़ में बड़ी मुश्किल आती है कि वो डिसाइड कैसे करे कि उसको कहाँ जाना है। तो वो कौन कौन सी कुछ इदारे या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के आप नाम बताएं जिसके ज़रिए इस चीज़ की हेल्प ली जा सके। देखिए, वैसे तो कहते हैं बहुत सारे इदारे हैं, ऑनलाइन भी हैं जी, और अभी जो फौरी तौर के ऊपर हमारे जहन के अंदर नाम आ रहा है, हम लोग की टीम से जुड़े हुए हैं एक डॉक्टर साजिद काज़मी, वो भी, उनकी टीम जो है इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही है। उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है हौसला, उसमें भी क्या कहते हैं वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। उनके पास में वेल क्वालिफाइड करियर काउंसलर्स हैं, उनके पास जा सकते हैं। एक है मैम नाहिद वर्मा, आप उनके पास भी जा सकते हैं। ये जो है वो लोग बहुत सिंपैथेटिकली बात सुनती हैं सब स्टूडेंट्स की और भरपूर मदद करते हैं। और मेरे ख्याल से बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी होंगी जो कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो पेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें तो आपके पास अब ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल है। मेरे ख्याल से इसमें भी शर्माना नहीं चाहिए अगर कुछ पे करके आदमी एक डायरेक्शन ले रहा है। नहीं, ये पे करके अगर कोई आदमी जो है अच्छी गाइडेंस मिल रही है तो उसको इस नज़र से देखना चाहिए कि उसका टाइम बच रहा है। सही, भाई वो गलती करके सीखता, दूसरे आदमी ने उसको बिना गलती करे बता दिया। सही, तो ये उसका टाइम बच रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसके अंदर गलती करता तो पता नहीं थोड़ी दिन के लिए वो अपना जो है वो डाइवर्ट होता जी, और उसका फोकस जो है अटेंशन डाइवर्ट होता, वो सबसे बचा है। लेकिन इन सब से पहले, और ये तो मतलब शरई भी है कि जो अच्छे लोग हैं उन लोग से राय लेते रहो। जी, सही। कुरान मजीद की आयत है कि जो जानने वाले हैं उनसे सवाल करो। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत अहम बात आपने जो बताई, जो मुझे लगता है यहाँ हाईलाइट होना ज़रूरी है, जो आपने कहा कि यूँ तो भरते लाखों लोग हैं लेकिन सिर्फ 25% होते हैं जो सीरियसनेस के साथ ये काम करते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंड की इंपॉर्टेंट थिंग्स कि पहले तो आप सीरियस हो जाइए पहले से, और सीरियस होने की दलील यही है कि आप 9-10 से ही इंतखाब करना शुरू कर दें, काउंसलर्स को ढूंढना शुरू कर दें किधर जाना। जी। और इवन हमें तो लगता है आप YouTube पे और चैट GPT से भी हेल्प ले सकते हैं कि कौन कौन से काउंसलर्स आपके आसपास मौजूद हैं, आसपास अवेलेबल हैं, इसको भी ले सकते हैं। चैट GPT खुद अपने आप में बहुत सारी चीज़ें भी बता देती है। और एक ख़ास बात और भी है कि आप अपने कैरियर के लिए सीरियस तो रहिए और साथ में क्या कहते हैं फिजिकली एक्टिव भी रहिए। मैं एक चीज़ ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वक्त से पहले जो है ओबीस हुए जा रहे हैं।
और फिजिकली उतने एक्टिव नहीं है जितना उस एज ग्रुप को होना चाहिए था। सही। तो पढ़िए, कैरियर के बारे में फिक्रमंद रहिए, लेकिन कम से कम क्या कहते हैं थोड़ी देर के लिए किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते रहिए, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, या फिर क्या कहते हैं जो भी खेल आपको पसंद हो उसमें आधा 1 घंटा पर डे एक्टिव रहिए और 5 डेज द वीक एक्टिव रहिए, ताकि आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से फिट रहें। सही। अच्छा, एक चीज़, मैं बहुत बेसिक सा सवाल है लेकिन चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको डीप डाइव करके अगर आप 1-8 मिनट में एक्सप्लेन कर सकें कि जॉब ओरिएंटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का असल पर्पस क्या होता है, क्या उससे देखना चाहती है ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट में? देखिए, जितने भी 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जी, तो उसमें वो आपकी कॉम्पिटेंसी देखना चाहते हैं, प्लस क्या कहते हैं एक जो बेसिक IQ है उसको असेस करना चाहते हैं, और आपकी स्किल्स को, जैसे अभी आपने देखा होगा कि अब कितनी भी गवर्नमेंट्स की जॉब्स हैं तो उसमें एक प्राइमरी टेस्ट आ गया है, और उस प्राइमरी टेस्ट के बाद में आप फर्दर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस क्या कहते हैं एक CCC का एग्ज़ाम आ गया है जिसमें आपकी वो कंप्यूटर लिटरेसी को असेस करते हैं। तो आपकी कॉम्पिटेंसी देखना चाहते हैं वो कि आप कॉम्पिटेंट हैं कि नहीं है उस पोस्ट के लिए। ओके। तो ये चीज़ ज़्यादातर 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जज करते हैं वो। 1 डे के अलावा जो होती है, 1 डे के अलावा जो है वो स्पेशलाइज एग्जाम में, जैसे सपोज करिए आप साइंटिस्ट लेवल पे जा रहे हैं तो फिर आपको उस सब्जेक्ट की थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। तो मल्टीपल स्टेजेस में होते हैं। अगर आप जो है वो आ रहे हैं किसी भी क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम उसके लिए आ रहे हैं, लेक्चरर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आ रहे हैं, या इंटर के टीचर के लिए आ रहे हैं, तो फिर आपको उस सब्जेक्ट की थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है, जो भी आपकी फील्ड है उसके स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है आपको। सही। अच्छा सर, एक चीज़ और है, हम सब स्कूल और कॉलेजेस में गए हुए हैं और सारे व्यूअर्स भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और नॉर्मल कॉलेज और एग्जामिनेशन और स्कूल एग्जामिनेशन से क्या डिफरेंस रखता है? जैसे हम लोग रट्टा मार के पढ़ के पास हो गए, तो क्या ये चीज़ वहाँ पे हेल्प करेगी या कुछ और भी हमें चाहिए होगा? नहीं, देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और पास होना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर हम लोगों को चुनना होता है वो जो इतने में बेहतरीन है। सही। जबकि क्या कहते हैं जो रूटीन एग्ज़ाम है उसमें सिर्फ आपकी नॉलेज को एसेस किया जाता है कि आपने XYZ, आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है तो आपको इंग्लिश की कितनी नॉलेज है। तो वहाँ पर क्या कहते हैं जो कॉपी चेक होती है वो सिंपैथेटिकली चेक होती है। ओके। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ के ऊपर आप कम्पीट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है रट्टा मार के आप कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम्स को या क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अच्छा। तो इस वजह से क्या कहते हैं यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो स्मार्टनेस और IQ लेवल ज़्यादा चाहिए होता है। और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम जो हैं वो रूटीन पैटर्न के हैं, उसमें उनका एक पैटर्न सेट है, उसी तरह से एग्ज़ाम पेपर आता है। इसमें कोई पैटर्न सेट नहीं है। उसमें सिर्फ पास होने के लिए तो इसमें देखते हैं कि सब में बेस्ट है, सब में बेस्ट कौन है। सही। अच्छा, एक चीज़ ये भी, चूँकि हम इंडियन सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम इंडिया में ही ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, तो मेरिट बेस्ड एग्जामिनेशंस आमतौर पे बोला जाता है, लेकिन क्या ऐसा भी है कि सिस्टम में कुछ फ्लॉ भी पाए जाते हैं कि जिसमें कोई दूसरे रास्ते से इंसान पास कर ले जाए या समथिंग लाइक दैट? देखिए, इस टाइप का बहुत सारी जगहों के ऊपर गलती की या ह्यूमन एरर के इम्कानात तो रहते हैं। सही। लेकिन क्या कहते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहा है तो जो एजेंसी उसको करा रही है उसकी भी साख दांव पे लगी होती है। तो इस वजह से कहते हैं ऐसा नहीं है कि रैम्पेंट है या कोई भी चीज़ जो है कर ली जाए। अगर बहुत ज़्यादा रिग्ड होगा तो फिर चीज़ें हो नहीं सकती हैं। सही। तो ये एक आम कह दिया जाता है कि नहीं सब पहले से सेट था, ये था, वो था। ऐसा होता नहीं है आमतौर पर। आप बहुत बार ऐसा होता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर इंटरव्यू पैनल में बैठे हुए हैं तो जो एप्लीकेंट कौन है उसका नाम तक आपको नहीं पता होता है। अच्छा। वो कोड में ही क्या कहते हैं जितने भी हायर लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें कोड में ही अगर आपका नाम जो है सपोज फॉर मिस्टर अली है तो किसी को पता नहीं है वो मिस्टर अली है। आपको एक नंबर असाइन है, वही आपसे सारी बातें करी जाएंगी और कोई भी आइडेंटिटी आपकी डिस्क्लोज नहीं होगी। यानी बायसनेस के हर चांस को हटाने हाँ, बायसनेस के हर चांस को हटाने की पूरी भरपूर कोशिश करी जाती है। क्योंकि जो हम लोग की सोसाइटी है वो डाइवर्स है, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के, डिफरेंट फेथ के लोग हैं और उन सबको अकोमोडेट करना पड़ता है, सबकी चीज़ों को समझना इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट का रोल ही यही है कि वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। खूब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे लगता है कि इससे भी काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी लोगों को। एक चीज़ जो आज के ज़माने की मुश्किल है, एज वी सी
कि इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पॉपुलेशंस इन ग्लोबल विलेज, जो हम कहते हैं कि पूरा दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज है, और इस पूरे ग्लोबल विलेज में सबसे ज़्यादा आबादी हिंदुस्तान में पाई जाती है। ज़्यादा आबादी मतलब ज़्यादा कंपटीशन, ज़्यादा कंपटीशन मतलब ज़्यादा प्रेशर, और इसके लिए फिर हमारे हल जो होते हैं वो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक बच्चा जो ऐसे इंस्टीट्यूट्स को अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि आमतौर पर इनकी फ़ीस बहुत महंगी होती है, वो क्या करे? क्या इन कोचिंग्स में जुड़े बिना भी वो पास हो सकता है? कोई रास्ता उसका बताइए। देखिए, इस वक्त क्या कहते हैं, कोरोना में एक चीज़ बहुत, वैसे तो कोरोना में कुछ नहीं अच्छा था, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि हर किसी के हाथ में जो थी इंटरनेट की एक्सेस पहुंच गई, मोबाइल पहुंच गया। सही। तो इंटरनेट के ऊपर इतना सारा स्टडी मटेरियल है कि उसको देख के, उसको समझ के कोई भी स्टूडेंट जो है वो बिना पैसे के अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकता है। उसको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है आज की तारीख में जो आपके इंटरनेट के ऊपर मौजूद ना हो, और उन सब की फ्री एक्सेस है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने अपनी लिटरेचर अपलोड करा हुआ है, उनकी जो है वो पब्लिक कंटेंट ओपन फॉर ऑल है। दूसरी इसी तरह से जो है बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, उससे आप किसी भी टॉपिक की थॉरो स्टडी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का अपना एक पोर्टल है स्वयं, उस पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह से ज्ञान गंगा है, ऐसे n नंबर्स ऑफ प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब कंटेंट है और पूरा ऑनलाइन सोर्सेज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है। और ऐसे अक्सर न्यूज़पेपर में निकलता भी रहता है कि वो फला बच्चा ने जो है वो बिना कोचिंग के, बिना ट्यूशन के कंपटीशन बीट कर दिया। तो ये चीज़ जो है वो जो फाइनेंशियली लिमिटेड फैमिलीज़ हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। अपने वो टाइम का अगर अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो बिना कोचिंग के भी वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। और आपने खुद फ़र्क देखा होगा, अपनी सोसाइटी के इर्द गिर्द महसूस किया होगा कि नंबर ऑफ़ कोचिंग जो हैं वो डिक्लाइन कर रही हैं। अच्छा, नंबर ऑफ़ कोचिंग जो डिक्लाइन कर रही हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल है। सही। और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सही। यानी अगर कोई बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता है तो वो ऑनलाइन सीरियसनेस के साथ अगर तैयारी कर सकता है। एक बस चीज़ यहाँ पे ऐड कर दें कि अगर आप कोई डिग्री या कोई कोर्स करना चाहते हैं जी, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना पड़ेगा और उस सर्टिफिकेट या उसका सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। सही। तो आपको अपनी नॉलेज को इन्हेंस करना है, वो ऑनलाइन अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको किसी जॉब के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको इंस्टीट्यूट में रजिस्टर करना ज़रूरी है। हम देख रहे हैं कि 22 साल से लगे हुए, 30 साल उम्र हो गई, 34 साल उम्र हो गई और नहीं मिल पा रहा है। और हमें उनको यानी मोटिवेट करने के लिए भी बोला जाता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और ये होता है, और ठीक ठाक उम्र गुजर जाती है। फिर जो एक वो एसेट बन सकते थे अपनी फैमिली के लिए, अब वो लाइबिलिटी बन के रह जाते हैं। और उसके साथ साथ उनको भी यानी एक तरह से डिमोटिवेशन आता रहता है, उम्र ढल रही है और बहुत सारी मुश्किलात। ऐसे में उस इंसान को, चूँकि आप एक एक्सपर्ट हैं, आप यूनिवर्सिटी में ऐसे बच्चों को देखते रहते हैं, क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में? क्या हमें करियर स्विच करने के बारे में सोचना चाहिए, या कंपटीशन की फील्ड चेंज करने के बारे में सोचना चाहिए, या हमें डीप डाइव करना चाहिए कि हमारी गलती कहाँ हो रही है, उसको सही कर सकते हैं? क्या आप ओपिनियन है आपका? पहली चीज़ तो ये हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कंपटीशन है किस लेवल का। अगर वो 1 डे कंपटीशन है, अगर आपका 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो बेटर ये है कि आप अपनी कोई अदर स्किल्स एक्वायर करिए और उसको छोड़ के जॉब मार्केट से आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव कर जाइए या अपना कोई बिजनेस एस्टेब्लिश कर लीजिए। यानी वक्त ना बर्बाद करें, वक्त ना बर्बाद कीजिए। अब एक दूसरा सबसे बड़ा कंपटीशन आता है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत प्रेस्टिजियस भी है और पूरा सब कुछ स्टेक पे लगाती है, फैमिली भी और स्टूडेंट भी। वो है मेडिकल कंपटीशन, नीट का एग्ज़ाम। उसमें हमने सबसे ज़्यादा देखा है कि 6-6 साल, 7-7 साल बच्चे जो है वो जुटे हुए हैं जी। तो ऐसे बच्चों को मैं ये एडवाइस है कि 3 या 4 साल के बाद में वो अपने आप को फिर से रीओरिएंट करें, रीथिंक करें और अपने कैरियर की रीप्लानिंग करें। रीप्लानिंग करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो शिकस्त नहीं है, क्योंकि एक इडियम है, डेड एंड फूलिश नेवर चेंज देयर माइंड। तो अगर आपने एक पहले से टास्क रखा था और अब आपको उसके अंदर प्रैक्टिकली वो फुलफिल होता नहीं देख पा रहे हैं। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हम कोई भी मेडिकल का कंपटीशन नहीं निकाल पा रहे हैं तो उसमें बच्चे के या स्टूडेंट की कमी कम है, नंबर ऑफ सीट कम है। सही। एक्चुअली क्या कहते हैं, जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बहुत कम है।
जी। इस वजह से बहुत सारे बच्चे जो है टैलेंट होने के बावजूद भी उतना नंबर नहीं ला पाते हैं। सही। तो उनको जो है वो अदर कोर्सेज की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। अगर वो मेडिकल फील्ड में ही रहना चाहते हैं तो वो अदर कोर्सेज की तरफ भी आ सकते हैं, जो कि बुरा ऑप्शन नहीं है। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर वो अफोर्ड कर पाएँ तो किसी भी फॉरेन कंट्री में जाके मेडिकल डिग्री का कोर्स कर सकते हैं। सबसे हार्ड तो इंडिया ही में होता है मेडिकल से रिलेटेड। हाँ, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ सीट भी कम है। मैं रफली जानता हूँ कि जैसे क्या कहते हैं इंडिया के अंदर जो है वो 10 लाख के ऊपर एक डॉक्टर है। उफ। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी कम सीट्स हैं। तो जो बाहर की कंट्रीज़ हैं आप उनकी तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। 1 मिलियन में एक डॉक्टर। हाँ, तो बाहर की कंट्रीज़ की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। और तीसरा जो बड़ा कंपटीशन है वो सिविल सर्विसेज के हैं। तो उसमें भी क्या कहते हैं आप 3-4 साल के बाद में अगर कहीं किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा आप अपना रीथिंक करें, रीप्लान करें, कोई एक छोटा सा गेजेटेड ऑफिसर वाली पोस्ट पे आ जाएं, उसके बाद में फिर से दोबारा जो है उसके लिए तैयारी करें। ये सब तो सब कुछ एक साथ एक ही चीज़ स्टेक पे ना लगाए रखें। जो एग्जामिनेशंस का आप नाम ले रहे हैं, IAS वगैरह का हो गया, सिविल सर्विसेज का, इसमें तो 3-4 साल के बाद आदमी इतना खुद प्रिपेयर्ड हो जाता है कि अगर वहाँ एग्जाम ना भी दे तो काफ़ी कुछ कर सकता है। वो काफ़ी कुछ कर सकता है। आप टीचिंग के अंदर आ सकते हैं। प्लस क्या कहते हैं अगर आपने कोई स्किल एक्वायर करी हुई है तो उससे आप स्किल से अपनी जॉब को पा सकते हैं या कोई बिजनेस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते रहें। एक जगह पे रहते हैं ना तो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है, हमको तो ये आता है, ये तो पता है, और उससे बहुत सारी जो है सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, या कहीं ना कहीं हम लोग की मेंटल एबिलिटी आ जाती है, लिमिटेशन हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को रीप्लान करते रहें। कहीं ना कहीं फेल होने का एक रीज़न ये भी तो है कि जो इंडिया का रिजर्वेशन सिस्टम है वो कुछ एक ख़ास जो ग्रुप है उस ग्रुप के लिए कंपटीशन के लेवल को हाई कर देता है। ये कितना इफेक्ट कर रहा है सिस्टम को? यानी आपके मुताबिक देखिए ये एक आम तौर के ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम अपना नज़रिया ये है जो हमने पाया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है, ख़ासतौर से जो जनरल कास्ट के बच्चे हैं उनको ये लगता है कि अगर ये रिजर्वेशन ना आया होता तो हमारा सिलेक्शन हो गया होता। ये हमें लगता है कि ये एक मिथ है। अच्छा। हाँ, हमारी सोसाइटी जो है क्योंकि वो उसके अंदर बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो डिसएडवांटेज वाला है। तो आपको अच्छी एजुकेशन मिली है तो ज़रूरी नहीं है कि समाज के सब लोगों को मिली है। बहुत से लोगों को उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, स्कूल भी नहीं मिला है। आप एसी के अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं, दूसरा आदमी जो है वो बिना एसी के पढ़ रहा है, बिना पंखे के पढ़ रहा है। आपके पास में कहते हैं अफोर्ड कर सकते हैं कि आप उसका 3 कंपटीशन का फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि वो कंपटीशन का फॉर्म भरने तक की पैसा नहीं होता। तो ये इट इज़ ए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कि अगर उनको हम लोग ने जो है वो आगे की तरफ लाने के लिए कुछ चीज़ें उनके लिए दी हैं तो ये एक पॉजिटिवनेस है। इसके अंदर कहते हैं किसी के लिए बायसनेस नहीं है और किसी के लिए डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अब बहुत से लोग ऐसे भी कहेंगे कि साहब मैं भी तो जनरल कास्ट का हूँ, मैंने भी कहते हैं टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ा हुआ है, मेरे भी घर से 4 किलोमीटर दूर था, मेरा अगला सवाल यही था, मैं पैदल जाता था। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्कीम निकाली हुई है, EWS का सर्टिफिकेट बनाइए। आपको कहते हैं उसके अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है EWS में। EWS से अपना जो भी आपका टाइटल बनता है उसको, मतलब जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको अवेल करिए। सही। हाँ, और ये चीज़ जो है वो अगर आप कभी भी मौका लगे तो जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं उनके बीच में जाइए, बैठिए, तो उनके दर्द का एहसास होगा। सही। तो ये कभी भी हमें नहीं लगता कि किसी को ये सोच के अपना दिल छोटा ना करना चाहिए कि अगर वो नहीं होते तो हम वहाँ पे होते। तो ये अगर वर्ड है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, इंसान ब्लेम जो है वो हमेशा दूसरों पे डालना चाहता है। हाँ, ये एक है कि अगर नेचर है ऐसा नहीं होता तो, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका असर और है। इसके अलावा यानी इसकी जगह हम अगर ये सोचें कि जिन लोगों ने एग्जामिनेशन के मेरिट्स या क्वालिफाइंग क्राइटेरियाज को तय किया है, इवन जनरल कैटेगरी के लिए भी उन्होंने भी कुछ सोच समझ के तय किया होगा कि इतनी तो नॉलेज मतलब इजीली अचीवेबल है, इजीली अवेलेबल है। भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर हैं। जी। हमारे आपके घर का बच्चा जो है वो एप्पल बनाना, ग्रेप्स चलते फिरते सीख लेता है। सही। और जो बच्चा जिनके फादर पढ़े लिखे नहीं हैं जी, तो आप सोचिए उनको ये बताने के लिए कि इसको एप्पल कहते हैं जी, तो पहले तो वो एप्पल कहते हैं, फिर कुछ और कहते हैं, फिर जब वो पहुंचता है इंटर में जाके तब उसको सही प्रोनाउंसिएशन पता चलता है कि ये है क्या बेसिकली। सही। अच्छा सर, जैसा कि अभी आपने यूट्यूब का और इस तरह की चीज़ों का जिक्र किया था, एक छोटी सी एडवाइस आपसे चाहिए हमें व्यूअर्स के लिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स।
AI टूल्स और YouTube वगैरह इन सब जितने भी डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इसका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, आप ज़रा सा अगर एडवाइस कर दें तो बहुत हेल्प हो जाएगी। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी चीज़ आप जानना चाहते हैं उस स्पेसिफिक चीज़ को और उसके बारे में क्या क्या जानना चाह रहे हैं, वो क्वेश्चन को 2-3 हिस्सों में ब्रेक करके आप जो है उसको चाहे वो गूगल पे भेज दिए, चाहे ChatGPT पे भेज दीजिए, या फिर क्या कहते हैं किसी भी और प्लेटफॉर्म पे जो स्टडी से रिलेटेड हो उस पर डाल दीजिए, तो आपको एक अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा। फिर उसको अंदर कहते हैं आप जो है 1-2 चीज़ें और भी है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करके उसको आप क्वेश्चन दोबारा उसमें गूगल में डालिए जी। तो अब वो दोनों चीज़ें जो है AI जो है उसको रीड करके आपको 2 अलग अलग आंसर देगा, और जब दोनों आंसर को आप पढ़ेंगे AI के दिए हुए तो आपको उसका एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। सही सही। जो AI है वो इस वक्त बहुत बहुत इफ़ेक्टिव टूल है, और आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले ये था कि जिसको कंप्यूटर नहीं आता उसको किसी तरह से हम लोग जो थे वो लैकिंग या अनपढ़ बोलते थे जी। अब बिल्कुल वही चीज़ जो है वो AI है जी। AI हर फील्ड में जा रहा है, सही। आपको सिर्फ उसका इस्तेमाल करना है। सही। AI इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गया है कि कोई ही शायद ऐसी फील्ड है जिसके अंदर वो नहीं है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो उतना आपके एफर्ट भी बचेंगे और आपका टाइम भी बचेगा। सही, शुक्रिया। एक आखिरी सवाल मैं चाहता हूँ बस शॉर्ट में आप इसका जवाब दे दें। हमने इंडिया में हिस्ट्री ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखा है कि पहले बड़े ओहदों पे पहुंचने के लिए डिग्रीज देखी जाती थी, उसके बाद एक शिफ्ट आया, अब डिग्रीज की जगह नॉलेज देखी जाती है। अब एक शिफ्ट हमें दिख रहा है स्किल बेस्ड हायरिंग वगैरह का। आपको क्या लगता है आने वाले 10 सालों में क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये शिफ्ट उसी तरह से देखने को मिलेगा? बिल्कुल, वो तो आ ही गया है अभी, जो CCC हो गया है या O लेवल का एग्ज़ाम हो गया है तो वो स्किल बेस्ड तो है ही पूरा। सही। कि आपकी कितनी कंप्यूटर लिटरेसी है वो ये जानना चाहते हैं। कुछ बेसिक प्री रिक्विजिट्स हैं उनको चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज ज़रूरी है, ये लैंग्वेज चाहिए ज़रूरी है जी। और जितनी जल्दी आप अपनी स्किल डेवलप कर लेंगे उतनी जल्दी जॉब में आ जाएंगे, क्योंकि इसमें अंदर एक ख़ास बात और भी है जो मैं अपने छोटों को बताना चाह रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए, कोई आपको मना नहीं कर रहा है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने से, लेकिन आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहिए और कोशिश ये कीजिए कि जो गवर्नमेंट की नवरत्न कंपनीज़ हैं या फिर जो बड़े बड़े प्राइवेट हाउसेज हैं जी, उनके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करिए। सही सही। क्योंकि जो बड़े प्राइवेट हाउसेज हैं तो उनकी जॉब भी एज गुड एज गवर्नमेंट जॉब। सही, यानी हमारे पास अगर स्किल आ जाएगी तो बाई चांस हम सेलेक्ट नहीं भी होते हैं तो वो स्किल इतनी ज़्यादा डिमांडेड है, डिमांडिंग है। सही। बहुत छोटे छोटे कोर्सेज हैं, अगर उनको करके आदमी अपनी स्किल को अपग्रेड कर लेता है तो बड़े प्राइवेट हाउसेज में आ सकते हैं। वहाँ पे भी आपको सारी जॉब सिक्योरिटी है और रेगुलर पे है, इंक्रीमेंट है और मतलब एक डिग्निफाइड लाइफ वहाँ पर भी है। सही, थैंक यू सर, बहुत रिच डिस्कशन था। कि बहुत शॉर्ट टाइम था लेकिन बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और हमें उम्मीद है कि जो व्यूअर्स हैं उनको भी काफ़ी अच्छे से मालूमात हासिल हुई होगी। अपने सवाल ज़रूर भेजिएगा हमारे YouTube चैनल पे, और जो भी मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है वहाँ पे भी अपने क्वेश्चंस और डाउट्स शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।